जीरो आवर में सबसे पहले आज आपको दिखाते हैं कि क्या होता है जब नेता मजाक करने पर उतर आते हैं। शीतकालीन सत्र के पहले दिन आज संसद के बाहर एक अजब नजारा देखने को मिला। पार्टी लाइन के लिए एक दूसरे को निशाने पर लेने वाले बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव गलबैयां करते हुए नजर आए। दोनों वरिष्ठ नेताओं ने एक दूसरे को पकड़ रखा था और एक दूसरे से जमकर मजाक करते दिखे। पीछे खड़े नरेश अग्रवाल भी इन दोनों के इस मजाक सेशन का जमकर लुत्फ उठा रहे थे। मीडिया के कैमरों ने भी कभी कभार दिखने वाली ऐसी तस्वीरों को कैमरे में कैद करने में देरी नहीं की। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और जीरो आवर में अब आपको दिखाएंगे देश के दुश्मनों को एक देशभक्त ने कैसे दिया करारा जवाब। वो दौर आपको याद होगा जब हिजबुल के आतंकी बुरहान वानी को सुरक्षा बलों ने एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया था और तब कुछ पाकिस्तान परस्तों ने नारे लगाए थे कि हर घर से बुरहान निकलेगा। इन्हीं नापाक नारों को जवाब दिया एक कश्मीरी आर्मी ऑफिसर ने, जिसने ऐलान कर दिया है कि कश्मीर के हर घर से एक उमर निकलेगा। वो एक उमर को मारेंगे तो सैकड़ों नौजवान सेना में जाएंगे। ये वो मुंहतोड़ जवाब है जो एक देशभक्त कश्मीरी आर्मी ऑफिसर ने उन लोगों को दिया जिन्होंने बुरहान जैसे देश के गद्दारों को अपना हीरो बना लिया था और जिन्होंने लेफ्टिनेंट उमर फयाज जैसे बहादुर को अपनी गोलियों का शिकार बनाया। इस ऐलान को करने वाले ऑफिसर का नाम है लेफ्टिनेंट जमशेद नासिर। लेफ्टिनेंट जमशेद नासिर कश्मीर से हैं और उन्होंने हाल ही में इंडियन मिलिट्री एकेडमी से कोर्स पास किया है। इसी मौके पर लेफ्टिनेंट जमशेद नासिर ने यह ऐलान किया था कि सेना की वर्दी पहनने वाला कोई बहादुर जब कुछ बोलता है तो उसे बोलना नहीं गरजना कहते हैं और इस गर्जना को पूरे देश ने सुना। फूल हर रंग के, फूल हर डाल के, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम। इसी ये शहीद भगत सिंह के, शहीद आजम के ये अल्फाज हैं। चाहे कश्मीर, चाहे कन्याकुमारी, चाहे कामरूप, सब जगह से हमारे बच्चे आकर हमारे देश के लिए लड़ेंगे और हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों ने ये साबित करके दिखाया है। सेना की वर्दी एक कर्तव्य का प्रतीक होती है, एक ऐसा कर्तव्य जो बताता है कि मातृभूमि के लिए बलिवेदी पर चढ़ना पड़े तो भी कदम ठिठके नहीं। इसी कर्तव्य को पूरा करते हुए लेफ्टिनेंट उमर फयाज ने बलिदान दिया था। लेफ्टिनेंट उमर फयाज को मई 2017 में आतंकियों ने अगवा कर लिया था। उमर एक रिश्तेदार की शादी में शरीक होने गए थे और शादी के दौरान ही ये वारदात हुई। 10 मई को शहीद उमर फयाज का शव मिला था। शहीद लेफ्टिनेंट उमर फयाज के गुनहगारों को सेना ने उनके अंजाम तक पहुंचा दिया और अब एक और साथी ने कर दिया है ऐलान कि कश्मीर का नौजवान अब आतंक के इन प्यादों के सामने झुकने वाला नहीं है। वो खड़ा होगा, देश की रक्षा की शपथ लेगा और देश के दुश्मनों को उनके गुनाहों की सजा देगा। टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए अब बात जल्लीकट्टू की। एक ऐसी परंपरा जिसमें जानवरों के साथ बर्बरता की बिना पर इसे बैन कर दिया गया, लेकिन बैन के बावजूद मानो लोग मानने को राजी नहीं है। तमिलनाडु से खबरें आ रही है कि बैन के बावजूद पोंगल के बाद जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाएगा और ये आयोजन इस बार एक टूर्नामेंट की शक्ल में होगा। एक बार फिर तमिलनाडु को जल्लीकट्टू देखने को मिलेगा। खबरों के मुताबिक 7 जनवरी को एक टूर्नामेंट की शक्ल में जल्लीकट्टू का आयोजन होगा। इस टूर्नामेंट के लिए 500 नौजवानों और 500 जानवरों को चुना जाएगा और तमिलनाडु के 17 जिलों के लोग इसमें शामिल होंगे। जल्लीकट्टू पर इस टूर्नामेंट की खबरें सामने आते ही अलग अलग तबकों से आवाजें सामने आनी शुरू हो गई हैं। एनिमल राइट एक्टिविस्ट इस टूर्नामेंट को जानवरों के साथ हिंसा से जोड़ रहे हैं और हम चाहते हैं त्योहार अच्छी तरह हर बार जैसे मनता वो मने। हमारा स्टैंड इसमें बड़ा क्लियर है और कोई क्रूल्टी ना हो, बस ये उसमें ऑब्जर्व करें। जल्लीकट्टू को 2016 में कोर्ट ने बैन कर दिया था, जिसके बाद तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे। लोगों ने इसे परंपरा का हनन करार दे दिया था और जल्लीकट्टू को दोबारा शुरू करने की मांग उठाई थी। और अब लगता है कि जल्लीकट्टू के लिए टूर्नामेंट का आयोजन ऐसी ही आवाजों को हवा दे सकता है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। आगे देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इस विषय पर किस प्रकार का निर्णय लेता है। वीडियो जर्नलिस्ट पार्थ सारथी के साथ श्री प्रपंच, न्यूज़ नेशन, चेन्नई।
खबर दिल्ली से, जहां पर केजरीवाल सरकार का एक फैसला सियासी बहस का सबब बन गया है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सरकारी अस्पताल जीबी पंत में आरक्षण देने का फैसला किया है। सुनने में आपको अजीब जरूर लगेगा, लेकिन जीबी पंत में आरक्षण लागू किया जा सकता है, ऐसी खबर है। कैसा होगा यह आरक्षण और क्या कहना है विपक्ष का इस पूरे फैसले पर, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। यही है दिल्ली सरकार का वो ऑर्डर जिसे लेकर दिल्ली में नई राजनीतिक बहस पैदा हो गई है। केजरीवाल सरकार के इस फरमान में दिल्ली के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जीबी पंत के 50% बेड दिल्ली वालों के लिए आरक्षित रहेंगे। जीबी पंत अस्पताल में फिलहाल 414 बेड हैं, यानी दिल्ली वालों के लिए 357 बेड आरक्षित रहेंगे। दिल्ली के अंदर देखिएगा, जो हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जब उनके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड केस आता है, टर्शियरी केयर केस आता है, तो उसको जीबी पंत में रेफर किया जाता है। और जीबी पंत में पिछले कुछ समय से इतनी ज़्यादा रश हो गया है, इतने ज़्यादा लोग आने लगे हैं, और बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, देश में नामी अस्पताल है। पर दिल्ली के पेशेंट को 6-6 महीने 1 साल तक टाइम नहीं मिलता है दिखाने का। तो हमने कहा कि 50% लोग, 50% लोगों को, दिल्ली वालों को देखा जाएगा, जो कि दिल्ली सरकार के अस्पताल उनको रेफर करेंगे। दिल और दिमाग के इलाज के लिए जीबी पंत को एक बेहतर अस्पताल माना जाता है। यही वजह है कि अस्पताल में आरक्षण का ये फैसला विपक्ष को समझ नहीं आ रहा। देखिए, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अस्पताल एक सेवा का केंद्र है और अस्पताल सेवा के केंद्र में मानवता को आगे रखना चाहिए। इससे ज़्यादा और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है ये जो इनकी कमियां रही हैं उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने ये कोशिश नहीं करी कि हम पंत हॉस्पिटल जैसा एक हॉस्पिटल और तैयार करें, वो तो उसमें कोशिश नहीं करी, उसमें 100% फेल है। अब इनके पास कोई चारा नहीं है, वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली वालों को राहत मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष इस फैसले को राजनीति से प्रेरित बता रहा है, तो केजरीवाल सरकार इसे दिल्ली वालों की बेहतरी के लिए लिया गया फैसला करार दे रही है। अस्पतालों में बेड की मारामारी के कारण इलाज में होने वाली देरी से अब दिल्ली वासियों को राहत मिलती नजर आ रही है। दिल्ली सरकार ने जीबी पंत अस्पताल के 50% बेड दिल्ली वासियों के लिए आरक्षित कर दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ अर्पणा त्यागी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो अस्पताल में आरक्षण पर विपक्ष चुप नहीं बैठने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्दी बढ़ चुकी है, सुबह और शाम हम और आप ठंड से परेशान हैं। जरा सोचिए, इतनी सर्दी में उन स्कूली बच्चों का क्या होता होगा जिनके लिए सरकार से जूते, मोजे और गर्म यूनिफॉर्म तो आ गई, लेकिन उन्हें अब तक दी नहीं गई है। अब देखिए यूपी की 2 ऐसी तस्वीरें जहां पर सिस्टम की वो लापरवाही तस्वीरें दिखाएंगी जिसके चलते मासूम सर्दी में ठिठुरने को मजबूर है। ये 2 तस्वीरें यूपी के प्राथमिक शिक्षा विभाग की हैं। एक तरफ स्कूलों पर स्कूल भगवा कराए जा रहे हैं। बच्चों के बस्ते और तो और स्कूलों में बनी टॉयलेट और किचन भी भगवा रंग में रंगवा दी गई है, लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की सेहत की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यूपी के गुलावटी के प्राथमिक विद्यालय में बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। सुबह सुबह बिना जूते मोजों के स्कूल आने को मजबूर हैं, क्योंकि स्कूल से मिलने वाले जूते 1.5 महीने से स्कूल के गोडाउन में तो आए हैं, लेकिन बांटे नहीं जा रहे। वजह महज इतनी है कि इनका सत्यापन नहीं हो पाया है, जिसके चलते ये जूते मोजे पेटियों से निकलकर बच्चों के पैरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठंड लगती है, बहुत ठंड लगती है। जूते नहीं मिले सरकारी महकमे वाले बस एक ही बात रट रहे हैं कि सत्यापन चल रहा है, इसीलिए तकरीबन 109 स्कूलों के 10,000 बच्चों को जूते मोजे नहीं बांटे जा सके हैं। क्या वजह है, इतनी देर कैसे हो गई है? तो ठंड तो चल रही है, काफी समय हो गया। अभी आए हैं, ये इनका सत्यापन होने की जा रही है, ऊपर से ऑर्डर नहीं आना। ऊपर से किसका? हमारे विभाग से। गोरखपुर के प्राथमिक स्कूलों के हाल भी इससे जुदा नहीं है। यहाँ पर बच्चों को कॉपी, पेंसिल, ड्रेस सब बांट दी गई है, लेकिन इस वक्त जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है बस वही बच्चों को नहीं दिया जा रहा, यानी स्वेटर। सुबह जब आते हैं तो हमें ठंडा लगता है, स्वेटर स्कूल पे नहीं मिला। मेरे पापा बहुत गरीब हैं, ठंडा लगता है। 8:30 बजे आते हैं, जाड़ा पड़ता है। देखिए, अभी स्वेटर हमको प्राप्त नहीं हुआ है। स्वेटर प्राप्त होने के बाद वितरण की कार्रवाई सुनिश्चित कर दी जाएगी। और अब टीचर की सुनिए कि वो कैसे बच्चों की सर्दी दूर भगाते हैं। जब सुबह थोड़ा सा धूप तेज हो जा रहा है तो बाहर बैठा लिया जा रहा है, और कुछ प्रार्थना में भी एक्सरसाइज करा लिया जाता है कि शरीर गर्म हो जाती है। अब आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि स्कूलों का रंग बदलना ज्यादा जरूरी है या उसमें पढ़ रहे बच्चों को सर्दी से बचाना।
टीम न्यूज़ नेशन। तो यहाँ रंग नहीं, रंगत बदलने की जरूरत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात धोनी और विराट की करेंगे, जिनको नए साल का विराट गिफ्ट मिलने वाला है। कैसे मैदान पर शतकों की सेंचुरी लगाने वाले टीम इंडिया के कप्तान कोहली अब सैलरी की सेंचुरी लगाने वाले हैं, और कैसे मैदान पर रन बरसाने वाले धोनी पर बरसने वाला है धन। देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में धोनी विराट की कैसे हो रही है डबल सैलरी। धोनी विराट का होने वाला है 100% इंक्रीमेंट। टीम इंडिया की विराट मांग पर लगेगी बीसीसीआई की मुहर। वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई अब अपने खिलाड़ियों को भी सबसे अमीर क्रिकेटर बनाने जा रही है, क्योंकि बीसीसीआई ने टीम इंडिया के क्रिकेटरों की सैलरी बढ़ाने वाला फॉर्मूला तैयार कर लिया है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक बीसीसीआई ने जो फॉर्मूला तैयार किया है उसके मुताबिक टीम इंडिया के क्रिकेटरों की सैलरी में 100% का इजाफा होगा। विराट की सैलरी बढ़कर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगी, जबकि 2017 में विराट को 46 मैच में 5 करोड़ 51 लाख रुपए मिले। इसी तरह से धोनी और टीम इंडिया के बाकी क्रिकेटरों की सैलरी भी डबल हो जाएगी, जबकि रणजी खिलाड़ियों की सैलरी 12-15 लाख से बढ़कर 30 लाख रुपए हो जाएगी। इसके लिए बीसीसीआई सैलरी कॉर्प में और 200 करोड़ रुपए जोड़ने जा रही है, जिससे भारतीय क्रिकेटरों की सैलरी कॉर्प 180 करोड़ से बढ़कर 380 करोड़ रुपए हो जाएगी। दरअसल पिछले काफी वक्त से टीम इंडिया सैलरी को लेकर अपने क्रिकेट बोर्ड से नाराज चल रही थी और कोच रवि शास्त्री के साथ मिलकर इस मुद्दे को बीसीसीआई के सामने उठाया। सीओए ने जिस फॉर्मूले को तैयार किया है उसके मुताबिक बीसीसीआई के 26% रेवेन्यू को 3 भागों में बांटा जा सकता है। बीसीसीआई की 13% रेवेन्यू इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेटरों को मिल सकती है। 10.6% रेवेन्यू घरेलू क्रिकेटरों पर खर्च हो सकता है। 2.6% रेवेन्यू महिला और जूनियर क्रिकेटरों के लिए रखी जाएगी। यानी बीसीसीआई जो फॉर्मूला तैयार कर रही है, अगर वो लागू हो गया तो फिर विराट का सिर्फ मैदान पर ही नहीं बल्कि सैलरी के मोर्चे पर भी पूरी दुनिया में बोलबाला हो जाएगा। वहीं टीम इंडिया के बाकी क्रिकेटर्स की भी बल्ले बल्ले हो जाएगी और टीम इंडिया के क्रिकेटरों को इससे अच्छा नए साल का गिफ्ट नहीं मिल सकता। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ नेशन। तो चलिए आपको बताते हैं कि अगर बीसीसीआई ने इस प्रपोजल को हरी झंडी दे दी तो कितनी हो जाएगी हमारे टीम के खिलाड़ियों की सैलरी। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। टीम इंडिया के खिलाड़ियों की सैलरी 3 ग्रेड में है। ग्रेड ए में शामिल खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए मिलते हैं, ग्रेड बी में शामिल खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए मिलते हैं और ग्रेड सी में शामिल खिलाड़ियों को मिलते हैं 50 लाख रुपए। अब आपको बता देते हैं कि ग्रेड ए में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल है। 7 खिलाड़ी हैं जो ग्रेड ए में है। विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, रविंद्र जडेजा और मुरली विजय। अगर 100% इंक्रीमेंट हुआ तो इन सब की सैलरी बढ़कर अब 4 करोड़ रुपए हो जाएगी। इसी तरह से ग्रेड बी में शामिल खिलाड़ियों में है रोहित शर्मा, केएल राहुल, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, रिद्धिमान साहा, जसप्रीत बुमराह और युवराज सिंह। इन तमाम के अगर इंक्रीमेंट में शामिल हो जाते हैं नाम तो इनकी सैलरी 2 करोड़ रुपए हो जाएगी। इसी तरह से ग्रेड सी के खिलाड़ी हैं धवन, अंबाती रायडू, अमित मिश्रा, मनीष पांडे, अक्षर पटेल, करुण नायर, हार्दिक पांड्या, केदार जाधव, यजुवेंद्र चहल। ये खिलाड़ी अगर इंक्रीमेंट के बाद इनकी सैलरी अब 1 करोड़ रुपए हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किम जोंग उन की बात कर लेते हैं। उत्तर कोरिया का वो तानाशाह जिसने दुनिया को धमकाने के साथ ही साथ अपने मुल्क में भी जुल्म और सितम का ऐसा बेरहम सिलसिला बरकरार रखा है जो दिल दहला देता है। उत्तर कोरिया में माना जाता है कि किम जब जब माउंट पैकू पर जाता है तब तब वो किसी की मौत का फरमान पर दस्तखत करता है। और एक बार फिर से किम जोंग माउंट पैकू पर नजर आया है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस बार किसकी मौत का हुक्म किम जोंग की इस बेरहम जुबान से बाहर आया।
माउंट पैकू। उत्तर कोरिया में इस पर्वत को रहस्य से जोड़ा जाता है, लेकिन किम का राज शुरू होने के बाद से इस पहाड़ को मौत से भी जोड़ा गया है। कहा जाता है कि जब जब किम माउंट पैकू पर गया तब तब उसने किसी की मौत का फरमान जारी किया, और बताया जा रहा है कि किम कुछ ही दिन पहले एक बार फिर माउंट पैकू पर गया था। खबरों के मुताबिक माउंट पैकू की यात्रा के दौरान किम ने पूरे इलाके का दौरा किया और साथ ही माउंट पैकू पर नए निर्माण का हुक्म भी दिया। उत्तर कोरिया में माना जाता है कि किम जोंग के दादा का जन्म माउंट पैकू पर ही हुआ था। इधर किम माउंट पैकू पर गया और उधर खबरें आई कि उत्तर कोरिया का एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी यकायक गायब हो गया है। बताया जा रहा है कि उत्तर कोरियाई सेना में वरिष्ठ जनरल के पद पर तैनात जनरल हुआंग का पता नहीं चल रहा है। बताया जाता है कि जनरल हुआंग का फौज पर प्रभाव था और वो सेना के पोलित ब्यूरो के भी सदस्य थे। खबरें ऐसी भी हैं कि किम जोंग कुछ दिनों से जनरल हुआंग से नाराज चल रहा था। इस नाराजगी की एक वजह एक उत्तर कोरियाई सैनिक का मुल्क छोड़कर भागना भी माना जा रहा है। कुछ ही दिन पहले उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की बॉर्डर से तस्वीरें सामने आई थी। एक उत्तर कोरियाई सैनिक किम की तानाशाही से आजिज आकर बॉर्डर पार कर गया था। हालांकि इस सैनिक को मार गिराने के लिए उत्तर कोरियाई सैनिकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, लेकिन गोली लगने के बावजूद सैनिक भागकर दक्षिण कोरिया पहुंचने में कामयाब हो गया। तो क्या एक सैनिक के भागने की सजा एक जनरल को भुगतनी पड़ी? क्या माउंट पैकू पहुंचकर किम ने जनरल हुआंग की मौत का फरमान जारी कर दिया? अगर जनरल हुआंग दोबारा नहीं देखे गए तो यही सच माना जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।